हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके थे। आज उसके एक क्वेश्चन भी हमने करवा दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड, कूलॉम्स लॉ से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कल एक क्वेश्चन करवाए थे, तो एग्जाम्पल फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस carrying equal charge is 3.7 into 10 power minus 9 Newton. When they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? क्वेश्चन समझिए। तो दो चार्ज आयंस हैं, टू चार्ज आयंस हैं। मान लेते हैं ये दो चार्ज हैं Q1 Q2, और दोनों की क्वांटिटी बराबर दे रखा है। मतलब दिया है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम, ये दे रखा है। और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है R, वो दे रखा है R इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉन। 5 एंगस्ट्रॉन का मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, सॉरी चार्ज नहीं दिया है, Q1 Q2 मान लेते हैं। और ये दिया है कि दोनों बराबर हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2, ये दोनों बराबर चार्ज हैं। उसके बाद दिया है फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन, ये फोर्स दिया है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इलेक्ट्रो, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ये लग रहा है। और जब दोनों को इतना डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉन के डिस्टेंस से सेपरेट हुए, तो ये कह रहा है कि दोनों पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिसिंग हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n पूछ रहा है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच चार्ज। ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक बार फिर समझिए, मतलब कि दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस r मतलब 5 एंगस्ट्रॉन, और जब उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है कितना, 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन, तो ये कह रहा है कि इन दोनों के पे कितना चार्ज, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूछ रहा है। मतलब n पूछ रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन तो क्योंकि दिया है, ये पहले से दे रखा है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया है ये, तो आप कूलॉम्स लॉ लगा दो। कूलॉम्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव का मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और दोनों इक्वल और अपोजिट होगा, ये हमने प्रूफ कर लिया था। अब देखिए ये रिपल्सिव फोर्स दे रखा है ये 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन, 10 पावर माइनस 9 न्यूटन, ये दिया हुआ 10 पावर माइनस 9 की प्लस है, ठीक है, माइनस 9 न्यूटन। अब देखिए, अब क्योंकि दिया है दोनों चार्ज इक्वल हैं, तो दोनों चार्ज इक्वल हैं, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, हम Q मान लेते हैं इसको। यहाँ रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 9, और Q1 Q2 Q स्क्वायर हो जाएगा अपान R स्क्वायर। R की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये 9 इंटू 10 पावर 9। अब देखिए Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो Q स्क्वायर यहीं रखो और बाकी सबको इधर कर दो, 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9, और उसके बाद ये 5 जा 25 इंटू 10 पावर माइनस 20, और इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, आएगा 9 इंटू 10 पावर 9। अब सॉल्व करिए, तो 25 3.7 इंटू 25 है, और अपान 9 ये बचा। यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा 9 9 18 और ये माइनस 38, 10 पावर माइनस 38 आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 25 7 175, 25 3 75, 75 10 85, 85 7 92, और ये यहाँ लग जाएगा अपान 9 इंटू 10 पावर माइनस 38, और इसको सॉल्व करोगे तो 9 1 जा 9, 10 टाइम्स जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, और 7 9 7 जा 63, लगभग इतना आएगा 10 पावर माइनस 38। और हमको Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है,
क्यू की वैल्यू निकाली तो इसका अंडर रूट ले लेंगे 10.27 इंटू 10⁻38 और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा 10.27 का मतलब कितना आएगा 3.9 के लगभग आएगा 3.87 के लगभग जो भी आएगा इसको मैं अप्रोक्सीमेट लिखा हूँ, अप्रोक्स निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। इतना कूलम, ये चार्ज इतना कूलम आया। अब ये तो चार्ज आया लेकिन हमको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बता देता हूँ क्योंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई होता है, हमको n निकालना है तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से रख दो आप 3.87 इंटू 10⁻19 अपान ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से डिवाइड करोगे आपको कितना मिलेगा, डिवाइड करो 16, सो 16 टू जा 32, 2 टाइम्स जाएगा, 16 टू जा पहले डेसिमल हटा देते हैं 3.87 अपान 1.6 तो ये हटेगा डेसिमल तो आएगा 38.7 अपान 16, 16 टू जा 32 और 6 16 5 जा 80, 16 4 जा 64 तो ये कितना आएगा 64, हाँ 4 टाइम्स जाएगा लगभग इतना आएगा। और क्योंकि n की वैल्यू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्रैक्शन में हो नहीं सकता इंटीजर, इसलिए इसकी वैल्यू हम आराम से 2 लिख सकते हैं। तो ये n इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। तो ये दिया था हमको n निकालना था, n क्यू बाई ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग, ठीक है हम समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ये है कि एक प्लस Q2 चार्ज यहाँ पे है और इसके चारों तरफ एक माइनस Q1 का चार्ज है, माइनस Q1 का चार्ज प्लस Q2 चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर मोशन किस में, विद रेडियस r रेडियस में ये मूव कर रहा है। इसका मास दिया हुआ है Q2 along द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r और चार्ज, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है और उसके बाद ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज माइनस Q1, मास m चार्ज माइनस Qm और r रेडियस में Q2 पॉजिटिव है, इसमें घूम रहा है। तो ये कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम कुल मिला के क्वेश्चन में पूछा है टाइम पीरियड, फिर एक बार समझ लीजिए, एक Q2 चार्ज प्लस Q2 चार्ज है और इसके चारों तरफ रेडियस r में एक माइनस Q1 चार्ज जिसका मास m है ये मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसका टाइम पीरियड ये Q1 Q2 और m दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए टाइम पीरियड मतलब कि t पूछ रहा है या t की वैल्यू प्रूव करने के लिए कुछ दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, अब हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो इस पे 2 फोर्स लगते हैं। 2 फोर्स कौन सा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तभी तो कोई बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी। अब देखो, अब दोनों बैलेंस होंगे तभी ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं। अब देखिए कौन कौन सा, एक फोर्स अंदर की तरफ क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स F लगेगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बाहर की तरफ क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F1 या F डैश मान लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करने लगेगा। तो बस यही करना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब देखिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है विद वेलोसिटी v से और रेडियस r में जिसका मास m है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F डैश इज इक्वल टू होता है mv² बाई r।
तो बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फॉर्मूला mv²/r, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व, हमको टाइम पीरियड निकालना, ध्यान रखना टाइम पीरियड पे जाना है। ये देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं, m क्या करोगी, इधर ला दो, तो m इधर लागो तो v² उधर बचेगा, तो ये बचेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान m, इधर लाओगे तो mr हो जाएगा। अब देखिए बाबू टाइम पीरियड क्या होता है कि ये चार्ज पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड, और ये पूरा एक चक्कर क्या है, एक डिस्टेंस है, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेक, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस कितना टेबल करेगा, 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या करिए आप, अब ये वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2πr अपान टी, हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो रखेंगे तो आएगा क्या 2πr/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान mr। अब देखिए इसको सॉल्व करके हमको t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू कैसे आएगा, 4π² अपान t² और 1/4πε0 Q1 Q2 अपान mr। तो हमको t की वैल्यू निकालनी है, t उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर रखने दो, तो हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा t² इज इक्वल टू, और बाकी सबको इधर लाते हैं तो आएगा 4π और 4π² 4 4 जा 16 पाई क्यूब हो जाएगा, 4π² और 4π के मल्टीप्लाई 16 क्यूब, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट m r और r² r³ mr³, ये तो आया ऊपर, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा Q1 Q2। हमको t की वैल्यू निकालनी है, तो t इज इक्वल टू √16π³ एप्सिलॉन नॉट mr³ अपान Q1 Q2, ये रहा आपका आंसर, और यही टाइम पीरियड पूछा था, सेकंड में आ जाएगा आंसर, सेकंड होगा इसकी, तो ये रहा आंसर 16π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज इतना दिया हो। तो दो पार्टिकल हैं जिनका मास दोनों का बराबर है, m1 m2 5 ग्राम, और दोनों पे चार्ज कितना दिया हुआ है, ठीक है, Q1 Q2 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम, दोनों पे चार्ज दिया हुआ है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विथ है सेपरेशन ऑफ इतना, अच्छा दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया है 10 सेंटीमीटर, with a separation of 10 centimeter between them, the coefficient of friction between each particle and the table is same। तो म्यू बताना है, coefficient of friction, म्यू का मतलब coefficient of friction, क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये एक टेबल है, और इस टेबल पे दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, तो एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, मान लेते हैं ये दो चार्ज पार्टिकल ऐसे रखे गए हैं।
दोनों का मास दिया हुआ है m1 और m2, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का चार्ज भी दे रखा है q1 और q2, दोनों का चार्ज भी बराबर है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये कह रहा है कि अब देखिए ऑब्वियस है, दोनों पे चार्ज जब बराबर क्वांटिटी में दोनों पे चार्ज बराबर है तो दोनों पे लगेगा क्या, रिपल्सिव फोर्स। मतलब इस पे भी फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इस पे वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों पे क्या लगेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब बाबू ये बताओ, जब दोनों पे रिपल्सिव फोर्स, और ये कह रहा है ये लिमिटिंग फोर्स के अंडर में, मतलब कि इस पे रिपल्सिव फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये जा नहीं रही, ये पार्टिकल वहीं पे है। अच्छा ये बताओ तब इसको ऐसा कौन सा फोर्स है इन दोनों को कि उसी टेबल पे बनाए रखा है, रोके रखा है, तो कौन सा फोर्स हो सकता है, इसके पार्टिकल मतलब बॉडी और इसके बीच में जो इधर की तरफ एक फोर्स लगता है क्या, फ्रिक्शन फोर्स Fr, और इसको भी कौन रोका है, इधर रिपल्सिव फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन इधर की तरफ एक लग रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक के रखा है क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी ये रुका रहेगा, और इधर भी ये फ्रिक्शन फोर्स और ये बराबर हो जाएंगे तभी ये रुका रहेगा। अब ये बताओ, आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 11th में पढ़े होंगे कि क्योंकि इसका मास है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा m1g, ऐसे यहाँ पे भी लगेगा m2g, और जब टेबल पे रखा है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगता है n, नॉर्मल फोर्स। जब नॉर्मल फोर्स यदि इस सरफेस और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी, मतलब कि म्यू एन एम जी, और यही यहाँ पे भी बराबर होगा क्योंकि दोनों का मास बराबर है, म्यू एम टू जी, ये बराबर होगा। अब देखिए बाबू, तो यहाँ तक तो ये फ्रिक्शन फोर्स समझा दी। अब देखिए अब क्या कंडीशन यही है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तो बस वही लगा दो यहाँ पे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो क्या बराबर होगा, कौन सा फोर्स बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन मस्ट बी इक्वल टू क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो फॉर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स अभी अभी तक बताया म्यू एम जी, क्योंकि दोनों का मास बराबर है इसलिए इसको एम ही मान लिया, इसको एम, और दोनों का चार्ज भी बराबर है तो क्यू मान लो। अब यहाँ पे रखो, ये क्या आएगा 9 × 10⁻9, Q1 Q2 वो दिया हुआ है 10⁻7 × 10⁻7 अपान R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। म्यू पूछा है, म्यू ऐसे ही रहने दो, इंटू एम मास कितना दिया हुआ 5 ग्राम, 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। जी की वैल्यू 10 यहाँ रखते हैं, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम रखते हैं ये। तो बस हमको यहाँ से म्यू की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, देखिए म्यू की वैल्यू, ये सब इधर ही रहने, केवल इधर इसको लाना है, तो यहाँ पे आएगा 9 × 10⁻9, और इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻14 अपान ये आ जाएगा 10⁻1 10⁻2, अरे इस 10⁻1 बचा स्क्वायर है तो 10⁻2, और नीचे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 10⁻, और यहाँ से ये आ जाएगा -2। अब सॉल्व कर लीजिए कितना आया, 5 से इसमें डिवाइड करोगे 18 5 जा 91.8 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 10⁻4 ये कैंसिल 10⁻1 आ जाएगा, और कुल मिला के 0.18, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू सिमिलरली equally charged identical metals pair A and B repel each other with a force 2 into 10 power minus 5 Newton. A third identical uncharged C is touched to A. ठीक है, हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं A एंड B, और दोनों पे चार्ज मान लेते हैं आइडेंटिकल है, तो दोनों पे चार्ज Q है, ये दिया हुआ है। दोनों पे चार्ज Q है और दोनों रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इधर ये इधर। इसका मतलब दोनों चार्ज सेम है, और दोनों का रिपल्सिव फोर्स जो दिया है वो दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और उसके बाद अब इसके बाद ये कह रहा है ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और मान लेते हैं ये दोनों r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज ए भी है, दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब कि दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों किसी डिस्टेंस r से सेपरेटेड है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कि एक तीसरा आइडेंटिकल मतलब इनके ही बराबर का एक तीसरा बॉडी या अनचार्ज बॉडी C है, उसको इस पे टच करा के यहाँ मिड पे रख दिया गया C को। टच कराने के बाद आफ्टर सी को इसको ए से टच कराने के बाद यहाँ रख दिया गया मिड में। तो ये कह रहा है कि इस पे जो है नेट फोर्स क्या होगा, तो क्वेश्चन पूछा है नेट फोर्स ऑन सी, चार्ज बॉडी, चार्ज नहीं है अभी, नेट फोर्स ऑन बॉडी सी ऐसे लिख दो आप। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लिए। देखिए बाबू, ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज हैं सेपरेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस r, और दोनों पे सेम चार्ज है, और दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। कह रहा है कि एक अनचार्ज बॉडी जो इन दोनों के आइडेंटिकल है उसको यहाँ से टच कराया गया, मतलब कि इसको यहाँ से टच करा के तब रखा गया, और कहाँ रखा गया? मिड में। कहाँ रखा गया? मिड में। मिड का मतलब ये वाला डिस्टेंस r/2 और ये भी डिस्टेंस r/2 है, इस तरह से यहाँ रख दिया गया। तब कह रहा है कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा। अब देखिए बाबू, अब जब हम कंडक्शन वाला चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ हमने बताया था कि जब बॉडी को टच कराते कंडक्शन में कैसे चार्ज होती है? टच कराने पे। अब ये बॉडी चार्ज है Q और ये अनचार्ज है, जब इन दोनों को टच कराएंगे तो हमने बोला तब तक वो चार्ज, इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पे बराबर नहीं हो गया। जब इसको मिड में रख देंगे तो कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी, इस पे Q था तो इन दोनों को टच कराएंगे क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, ये अनचार्ज था, तो इस पे बचेगा Q/2, और ये A है, और यहाँ पे है C, तो इस पे भी हो जाएगा Q/2, और यहाँ पे है B, और B पे तो Q ही रहेगा क्योंकि उधर से कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये डिस्टेंस है r/2 और ये भी डिस्टेंस है r/2। तो ये कह रहा है इस पे नेट फोर्स। अब देखिए बाबू, क्योंकि ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सब के सब पॉजिटिव हैं, ये आइडेंटिकल था, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो B C की तरफ रिपल्सिव फोर्स मान लेते हैं F1 लगाता है, और A C की तरफ रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ मान लेते हैं F2 लगाता है, और इस पे नेट फोर्स क्या आएगा? F2 माइनस F1। तो नेट फोर्स पहले F1 F2 निकाल लेते हैं। F1 क्या है? F1 किसके बीच? इसके और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तो F1 क्या आएगा? Q इंटू Q/2 अपान ये डिस्टेंस कितना है? r/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन क्या लिखें? अगर F1 फोर्स का डायरेक्शन ये है, और हम अगर r यूनिट वेक्टर इधर मान रहे हैं, r यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो हमको इस डायरेक्शन को शो करने के लिए इसको बताना पड़ेगा r माइनस यूनिट वेक्टर, ये है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस k, इसको लिख सकते हैं Q²/2 अपान r²/4 r यूनिट वेक्टर। 2 से 2 2 जा 4, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा -2 k Q² अपान r² r यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया F1 की वैल्यू। अब देखिए F2 की वैल्यू, F2 का मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन A और C के बीच में, तो ये आएगा K,
ये भी वही आएगा Q/2 इंटू Q/2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q/2 और Q/2 अपान दोनों के बीच में डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल। और देखिए और F2 का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन शो कर रहा है R यूनिट वेक्टर, R यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा KQ² अपान R², R यूनिट वेक्टर। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमको तो नेट फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स ऑन सी। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं नेट फोर्स ऑन सी। सी पे क्या आएगा, F इज इक्वल टू, अब देखिए कौन ज़्यादा फोर्स है, F2 या F1। तो F2 या F1 कौन ज़्यादा है, ये 2 टाइम्स है ये, तो इसमें क्या लिख देंगे, या F1 प्लस F2 लिख दे। इसमें क्या है, जब वेक्टर के फॉर्म में लिए हैं तो F1 प्लस F2 आप लिख सकते हो। तो F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू ये है -2KQ² अपान R², R यूनिट वेक्टर, और प्लस F2 की वैल्यू KQ² अपान R², R यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे -2 में से 1 गया तो ये आएगा -KQ² अपान R², R यूनिट वेक्टर। अच्छा ये बाबू ये आ गया। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स दिया था इतना, और ये फोर्स इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, 1KQ² अपान R², और दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो किधर, R यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली ये दे रखा है, तो कुछ नहीं यही वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये आंसर आ गया, इतना न्यूटन आएगा। निगेटिव का मतलब किधर की तरफ, नेट फोर्स ये F आ रहा है, तो नेट फोर्स किसके, F1 की तरफ, B से C की तरफ। तो इधर किधर होगा, टूवर्ड्स BC, या फिर आप कर दो माइनस में टूवर्ड्स BC, इधर की तरफ लगेगा क्योंकि F1 ज़्यादा है, F1 2 टाइम्स है और निगेटिव में, तो नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसलिए B से C नेट फोर्स आ गया। तो ये आगे आंसर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक देखो, ओके दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, 4-5 क्वेश्चन और करा दूँ, 1-2। ठीक है चलो देखो क्वेश्चन, इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल चार्ज Q each are kept at a distance R from each other. Third charge Q is placed on the line joining the above two charge such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude and sign and position of the charge Q? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए दो चार्ज जिनका चार्ज Q है, ऐसे है, ऐसे समझिए, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, और दोनों पे चार्ज Q दे रखा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R दे रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R क्वेश्चन में दे रखा है। और उसके बाद कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज Q, इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखा जाए कि ये पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ये पूरा सिस्टम, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो इक्वल चार्ज, दोनों पे दो स्फेरिकल चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, जिन पे चार्ज Q है और सेपरेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस R। ये कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक तीसरा चार्ज स्मॉल q कहाँ पे रखा जाए कि ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में। तो देखिए मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं अपने से, मान लेते हैं वो जो चार्ज की बात कर रहा है Q, उसको यहाँ पे रखते हैं, और वो यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x। तो पूछा है इसमें, पहली बात तो ये पूछा है कि ये q कहाँ रखा जाए, मतलब x की वैल्यू पूछा है। दूसरी बात पूछा है q होना क्या चाहिए, q का नेचर और मैग्नीट्यूड, इसका q की नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों पूछा है। क्वेश्चन समझिए, ये इसमें केवल एक बात कर रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ
कि ये भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब कब कोई बॉडी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगने वाला सारा फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए या सम ऑफ नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में करना। इसका मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्स बराबर होने चाहिए, मतलब नेट फोर्स जीरो, इस पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो, इस पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो। लेकिन हमको यहाँ दो केस देखने के, क्योंकि इन दोनों पे सेम ही केस होगा, केवल इस पे और इस पे देख लेते हैं। अब देखिए पहली बात, क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम, नेचर देखो ऐसे ही पता चल जाएगा ऐसे, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर की तरफ दोनों के बीच में। अब क्योंकि हम क्वेश्चन में कह रखा है कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में हो, तो ये इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो इनको रोकने के लिए इसको चाहिए। अब ये कब रोक पाएगा, अगर ये भी पॉजिटिव होगा, सिंपल समझिए, अगर ये भी हम पॉजिटिव रख दें, जैसे ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव लग रहा है, ये उधर पुश कर देगा। लेकिन अगर इसको भी पॉजिटिव रख दे बाबू, तो क्या करेगा, अगर पॉजिटिव रख देंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव लगेगा, तो ये और उसको पुश कर देगा, तब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इसका मतलब इसको निगेटिव रखना सही रहेगा। क्यों, देखो क्वेश्चन समझो, अगर ये पॉजिटिव रख देते हैं तो ये इस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगा के भगाएगा और इस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल्सिव भगा देगा, तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको क्या रखेंगे, निगेटिव। अब बात समझ में आया, ये निगेटिव रखा जाएगा, बात समझ में, क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये रिपेल कर देगा, इसको भगा देगा, और इसको भी भगा देगा, तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। और क्वेश्चन में कह रखा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब ये नेचर कैसा होना चाहिए, तो नेचर तो अभी पता चल गया कि आप निगेटिव रखोगे, इसको निगेटिव नेचर में रखोगे, और निगेटिव रखोगे तभी ये जो है इसको भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब देखिए, अब अगर इसको इक्विलिब्रियम करना है तो इसके और इसके बीच रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है, और यहाँ पे इधर लगाए तो इसके और इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच। हम इनका नाम लिख देते हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये बॉडी सी है। अब देखिए फोर्स बिटवीन, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन कौन सा फोर्स, अगर इसको इक्विलिब्रियम में देखो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, बॉडी ए या चार्ज ए पे जो रखी गई है बॉडी एट ए, वो इसको इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, फोर्स बिटवीन, कौन सा फोर्स, ए और बी, फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फोर्स बिटवीन ए और सी के बीच में, फोर्स बिटवीन ए एंड सी, मतलब कि ए और बी के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो ए और सी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, या आप ऐसे लिख सकते हो, ये अट्रैक्टिव फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो लगाओ, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपान, दोनों के बीच में डिस्टेंस टोटल क्या है, आर स्क्वायर, और ये मस्ट भी इक्वल होना चाहिए इन दोनों के बीच में फोर्स, तो आएगा के क्यू इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। अब चलो देखिए, तो के से के कैंसिल, क्यू से एक क्यू कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई, x इधर लाओगे तो आएगा क्यू आर स्क्वायर अपान क्यू। अब इसको क्या कर दो बाबू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वेरिएबल दो है, क्यू भी वेरिएबल है, यहाँ x भी वेरिएबल है, इसलिए हम अभी नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट, अब कौन सी बॉडी, अब इसको, क्योंकि इसके और इसके लिए सेम केस होगा, इसको देखते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम, इसको फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट सी, इसको और इसको इक्विलिब्रियम, इस पे ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, मतलब इस पे दो फोर्स लगेंगे, इस पे दो फोर्स लगेंगे,
एक इधर इसके कारण अट्रैक्टिव और एक इधर इसके कारण अट्रैक्टिव, मतलब ये भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये इधर, तो इस पे दो अब देखो कौन से फोर्स, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हैं, तो ये क्या लगाओगे, इसको हम देखो फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, चलो लगाओ, तो ये आएगा के, क्या आएगा क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा के क्यू क्यू अपान आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए के क्यू क्यू ये सब कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो आएगा, तो ये इसको लिख सकते हो प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, अगर इसको माइनस लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा आर जीरो, इसको प्लस ले लोगे, अगर इसको प्लस लोगे तो आर एक्स इधर आएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2x और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा r/2, तो यही सही है क्योंकि माइनस लेते तो कैंसिल आउट हो जाता, आर जीरो आ जाता, तो x इज इक्वल टू r/2, एक आंसर यहाँ से आ गया। अब हमको देखो, हमको x की वैल्यू पता चल गया, हमको q की वैल्यू निकालनी, तो ये जो x की वैल्यू r/2 है ना, इसको यहाँ पे रख दो, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ पे रखो x की वैल्यू रखेंगे r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपान कैपिटल क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1/4 क्यू अपान कैपिटल क्यू, हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 4, तो दोनों बातें आ गई। हाँ बताओ, इसका मतलब आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू r/2, मतलब कि ये तीसरा चार्ज C जो है इन दोनों के बीच में रखा जाए r/2 डिस्टेंस पे, और उसके बाद जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो q/4, इसका मैग्नीट्यूड q/4, तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू r/2 डिस्टेंस में, मतलब मिड में रखा जाए, मतलब मिड में, और q की वैल्यू q/4, ये आंसर है, इसको कर लीजिए नोट डाउन। कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करवा दूं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसी तरह से जब भी ऐसे दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज कहेगा और कहेगा इक्विलिब्रियम में, आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि सम ऑफ फोर्सेस या नेट फोर्स ऑन द चार्ज, जिसको इक्विलिब्रियम में कहे, इसमें तो पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहा था, इसलिए हमने इसको भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाया और इसमें भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाया और सॉल्व कर दिया। जब भी कहेगा आप कर लोगे। अभी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू सिमिलर बॉल्स ईच हैविंग मास m, दो सिमिलर बॉल्स हैं जिनका मास m है, तो बॉल देख लेते हैं, टू सिमिलर बॉल्स और जिनका मास बराबर है m, और उसके बाद दिया हुआ है दोनों पे चार्ज q है, मतलब q1 q2 इज इक्वल टू q है, दोनों पे चार्ज दिया हुआ है, और ये हंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l, प्रूव दैट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज x इज इक्वल टू प्रूव करना है, x इज इक्वल टू q स्क्वायर l अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg का पावर 1/3, और when each thread makes an angle of theta, अच्छा थीटा, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, देखिए थीटा एंगल है, अब ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन ऐसे है,
आइडेंटिकल हैं और दोनों के बीच में ठीक है। व्हेन ईच एंगल, आंसर क्या दिया था, व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अच्छा, दोनों, इसका भी थीटा, ये भी थीटा बना रहा है। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना वो एक्स, ये प्रूव करना है। मतलब इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन एक्स, ये प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए और दोनों पे मास m है और दोनों पे चार्ज q है, q है। अब देखिए बाबू, तो क्वेश्चन समझिए, मतलब कि दो बॉल हैं, दोनों का मास m है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों पे चार्ज q है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों, अब सिंपल सी बात है, सेपरेशन क्यों होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, लाइक चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो दोनों एक दूसरे की रिपेल करेगा, इसलिए सेपरेशन आएगा। और वही सेपरेशन ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट सेपरेशन q स्क्वायर l। अच्छा, इनका जो थ्रेड का लेंथ है सिल्क का वो l दिया है, सिल्क का जो थ्रेड का लेंथ दिया हुआ है वो l दे रखा है। तब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो प्रूफ करो। अब देखो ये कैसे मूव करेंगे, ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे मूव करेंगे दोनों के बीच। तो हमको ये x की वैल्यू निकालनी है, थीटा उटा सब कुछ दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मास m है, अगर ऐसे मास सस्पेंड है कोई बॉल तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg, नीचे की तरफ लगेगा mg। और देखिए mg, और इस रस्सी के लॉन्ग में सीधा सीधा ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे, तो इस पे दो फोर्स लगेगा, एक इधर की तरफ और एक इसको खींचने वाला। तो क्योंकि इसके बीच ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब जब इसको, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो थीटा के डायरेक्शन में जो फोर्स आता है वो आता है mg cos थीटा, और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला जो फोर्स है उसको अगर लिखेंगे तो आएगा, ये वाला फोर्स लिख रहा हूं mg sin थीटा, mg sin थीटा। वेक्टर रिजोल्यूशन किया हूं बस, मतलब कि थीटा के डायरेक्शन में mg cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा। अब देखिए बाबू, ये दोनों सेम चार्ज है, लाइक हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब ये इधर फोर्स, वो जो ये चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। और इसको बैलेंस कौन करेगा, ये वाला फोर्स, क्योंकि ये ड्रैग कर रहा है, ये तो इसको नीचे खींचेगा, तो ये वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन फोर्स बराबर होंगे, ये और ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। रिस्पॉन्सिबल ये वाला फोर्स, क्योंकि यही वाला फोर्स इधर की तरफ ले जाता है, रिस्टोर करता है, और ये वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स है। तो इसमें कौन सा फोर्स बराबर करेंगे इक्विलिब्रियम, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड mg sin थीटा। ये तो mg sin थीटा। अब देखिए सॉल्यूशन आप करते हैं, इतना समझा दिया। अब देखिए सॉल्यूशन, तो f इज इक्वल टू, ये तो लगा लेंगे mg sin थीटा में, mg sin थीटा देखिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अगर निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, या थीटा, जब थीटा बहुत छोटा होगा, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान लेंथ, आर्क अपान लेंथ। और आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क इज इक्वल टू एक्स अपान लेंथ रेडियस एल। ये आ गया, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल आ गया। नहीं, थीटा ये है ना केवल, वो 2 थीटा है, तो आप क्या काम करोगे, एक्स बाई 2 ले लोगे, क्योंकि ये पूरा एक्स है तो इतनी जो डिस्टेंस आएगी वो x बाई 2 होगी, ये x बाई 2 होगी। तो थीटा ले रहे हैं तो ये इसको x बाई 2 कर दो आप, x बाई 2, तो ये थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी x बाई 2l। अब देखिए बाबू, अब फॉर्मूले लगाओ, अब फॉर्मूले लगाओ रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स कैसे है, रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, के कौन सा फोर्स, Q और Q, के क्यू स्क्वायर अपान, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और रिस्टोरिंग फोर्स mg, और साइन थीटा के स्थान पे x बाई 2l रख देंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर x बाई 2l यहाँ रख दिया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर कर दो,
तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो आएगा एक्स क्यूब। बाकी सबको इधर करो तो आएगा के क्यू स्क्वायर 2mlg, बस सॉरी 2l आएगा 2l, बाकी mg नीचे आएगा, mg नीचे आएगा। हमको यही ना प्रूफ करना था, हमको क्या प्रूफ करना, क्यू 2 भी इधर आएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ ठीक है, सही है। तो अब देखो, अब k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू क्या आएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर l, और ये वाला 2 यहाँ है अपान mg, 2 से 2 कैंसिल तो आएगा क्यू स्क्वायर l अपान 2πε0 mg। अब देखिए यहाँ x क्यूब है और क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर l अपान 2πε0 mg का पावर 1/3। प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, इसको कर लीजिए। अब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, कर लीजिए आप लोग इसको।